आइए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हमारा मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का जो एक सीरीज चल रहा है, उसमें हमने पहला टॉपिक द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया अर्थात यूरोपियों का भारत में आगमन के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया था। और आज का हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कई वीडियो बनेगा। टॉपिक का नाम है द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया अर्थात अंग्रेज की भारत विजय। यहाँ पे हम पहले वाले क्लास में बताया था कि किस प्रकार से सबसे पहले कंपनी आता है पुर्तगाल आता है, पुर्तगाल के बाद डच आता है, डच के बाद यहाँ पे आता है अंग्रेज के बाद आता है डेनिश और डेनिश के बाद आता है फ्रांसीसी कंपनी। ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंपनी स्थापित भी हुआ था और स्थापित होने के क्रम में भारत में अपना फैक्ट्रियां लगाया था। अंतिम रूप से अंग्रेज कंपनी जो है वो सभी को हरा देता है, कुछ को खरीद लेता है और अंतिम रूप से भारत का ये सिरमौर बन जाता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से जैसे फ्रांस को हराता है ये पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और डेनिश कंपनी को 1745 में खरीद लेता है। अंग्रेज तो खुद ये हीरो हो जाता है, डच कंपनी को हरा देता है और ये बेदरा की लड़ाई होती है और पुर्तगाल कंपनी दहेज स्वरूप बम्बई द्वीप जो है ये इसको मिल जाता है। अगर हम इसका डेट का बात करें, जैसे कि पुर्तगाल कंपनी कब स्थापित हुआ था 1498 ईस्वी में, और वास्को डी गामा भारत यहाँ पे आया था और आने के क्रम में जो मसाला लेके गया था उस पे 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। और भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाया था 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में जगह का नाम क्या है कोची या इसी को कोची बोलते हैं डेट्सेट। अगर हम डच कंपनी की बात करें तो ये डच कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुआ था और ये कई मर्तबा बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद भारत में अपनी कंपनी कब बनाया था 1605 ईस्वी में ये अपनी कंपनी स्थापित किया था। और कौन सा जगह पर मसूलीपट्टनम, ये कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे ये अपनी कंपनी स्थापित किया था। अंग्रेज का बात करें तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में कंपनी स्टेबल कर लेता है और ये कंपनी कैसा कंपनी होता है तो मर्चेंट एडवेंचर्स का एक समूह होता है। और फाइनली द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया के नाम से, जिसको कि लेमन लैंग्वेज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये 1600 में बन जाता है और भारत में अपनी फैक्ट्री, हालांकि ये 1608 ईस्वी में सूरत में लगाने का प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। फिर 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ये पहली फैक्ट्री लगाता है और इस प्रकार से 1611 वाला आप आंसर के साथ चलिएगा। डेनिश कंपनी भारत में कब आता है 1616 ईस्वी में आता है और भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाता है 1620 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री लगाता है। जगह का नाम क्या होगा श्रावणकोट। कहाँ पे श्रावणकोट है, ट्रावणकोर। और ये कहाँ पे है बाबू, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये ट्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाता है और ये डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में आता है, जबकि 1620 में कंपनी लगाता है। और यह डेनिश कंपनी फाइनल रूप से 1745 ईस्वी में ये अंग्रेजों के हाथ जब ये असफल हो जाता है तो अंग्रेजों के हाथ ये बेच देता है और वापस चला जाता है। हमने कहा कि डेनिश कंपनी 1616 में भारत आता है, हालांकि इसका क्षेत्र रहता है इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, श्रीलंका, इन सभी देशों में, लेकिन भारत में भी ट्रावणकोर में आकर के 1620 में तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री लगाता है और 1745 में अंग्रेजों के हाथे बेच करके ये वापस अपने बैक टू पेविलियन घर को चले जाता है। फ्रांसीसी कंपनी भारत में स्थापना सबसे पहले बात करें तो 1664 में होता है और भारत में कंपनी का स्थापना कब होता है 1668 ईस्वी में। कौन सा जगह पे सूरत में होता है और यहीं से ये अपना
पहला फैक्ट्री लगाता है, ये फर्स्ट फैक्ट्री होता है, फर्स्ट फैक्ट्री होता है और अपना विकास कार्य को आगे ले जाता है। अब ध्यान से देखिए, पुर्तगाली कंपनी, जैसे कि हम बात किया था कि 1661 ईस्वी में इसके राजकुमारी कैथरीन का शादी होता है चार्ल्स द्वितीय से और अपना दहेज स्वरूप बम्बई द्वीप दे देता है। और फिर 1668 ईस्वी में ये 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ये दे देता है, किसको? ये दे देता है अंग्रेज को दे देता है। बाद में फिर यही बम्बई को अंग्रेज अपना मुख्यालय बना लेता है। कहाँ से? सूरत हटा करके बना लेता है बम्बई को अपना मुख्यालय। तो ये बात हमने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से अंतिम रूप से डेनिश कंपनी को 1745 में खरीद लेता है, डच कंपनी को ये बेदरा की लड़ाई ये होता है 1759 में 59 ईस्वी में होता है और हरा देता है और जीत लेता है पुर्तगाल कंपनी को। वो उससे ले लेता है दहेज में और फिर वार्षिक किराए पे दे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वहाँ का शासक। तो इस प्रकार से एक ही चुनौती देने वाला बच जाता है और वो बचता है फ्रांसीसी। और ये जो फ्रांसीसी होता है ये 1664 में कंपनी बनाता है और 1668 ईस्वी में ये भारत में पहली फैक्ट्री लगाता है सूरत में। अब फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बहुत थोड़ा समझना, ध्यान से समझना इस बात को। फ्रांसीसी कंपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड, अर्थात जो कुछ भी क्या वार करना है, किससे वार करना है, सारा रिपोर्ट ये क्या करेगा? ये रिपोर्ट तुरंत भेजेगा वहाँ के सरकार को। और यही जो कारण था, ये असफल होने का कारण, अर्थात फ्रांसीसियों के हार का कारण यही था कि भाई कुछ भी कर रहे हो तो तुरंत उसको रिपोर्ट चाहिए। कहाँ पे? फ्रांस के सरकार को, चूंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी है, लेकिन अंग्रेज कंपनी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड ना हो करके वहाँ पे एक राजा उसका शेयर होल्डर रहता है और वहाँ पे एक स्वायत्त कंपनी के रूप में काम करता है। अंग्रेज कंपनी क्या रहता है? एक स्वायत्तता के रूप में काम करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे जीतता है। इसी अंग्रेज के बारे में आज हमको डिटेल पढ़ना है और फ्रांस के बारे में डिटेल पढ़ना है, ध्यान से समझिए। जैसे कि द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों की भारत विजय के क्रम में इसका जो मुठभेड़ होता है फ्रांसीसी से होता है। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में भारत वाले मुद्दे को लेकर के यहाँ पे हैदराबाद का इशू रहता है और वहीं से इसका क्या होता है? लड़ाई जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अगर हम पहली लड़ाई की बात करें तो पहला कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 1748 ईस्वी में होता है और इसको सेंट टोमे की लड़ाई भी बोलते हैं। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको सेंट टोमे याद रखना होगा। पहला कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा था, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये एक टॉपिक है और उसको लेकर के ये फ्रांस और अंग्रेज आपस में भारत में ये टकराता है। और टकराने के क्रम में हम देखते हैं कि इस समय यहाँ पे डुप्ले जो है वो बहुत चतुर अधिकारी होता है और उसी के कारण ये फ्रांस थोड़ा अच्छा स्थिति में होता है। हालांकि तात्कालिक कारण का बात करें तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज को डुबा दिया जाता है और यही कारण बनता है कि फ्रांस जो है वो भी युद्ध करने के लिए आतुर हो जाता है और अंग्रेज से मुकाबला करता है। फलस्वरूप यहाँ पे फ्रांस जो है तोप खाने की वजह से अच्छी स्थिति में होता है। फलस्वरूप अंग्रेज को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता है और अंतिम रूप से 1748 ईस्वी में एक्स-ला-साफेर की संधि होती है और इस संधि के तहत अंग्रेज मद्रास मिलता है अंग्रेज को और फ्रांस को लुईबर्ग, ये कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। लुईबर्ग जो कि अमेरिका का एक फ्रांस उपनिवेश है, तो ये मिल जाता है फ्रांस को और मद्रास मिल जाता है अंग्रेज को। फलस्वरूप युद्ध अंत हो जाता है और ये बात होता है कि आने वाले समय में शांति बना के रखेंगे, भारतीय राज्यों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सब और भी बहुत सारे उसके पॉइंट होता है। इसके अलावा देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध का बात करें तो 1739 में शुरुआत होता है और 1754 कुल मिलाकर के 5 ईयर में चलता है। 5 साल कई चरणों में होता है। मुद्दा होता है हैदराबाद में उत्तराधिकार का मुद्दा। जैसे कि आप
मेरा मीडियावल हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे हमने कहा था कि 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह जिसको चिनकली खां बोला जाता है, ये हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने किया था। 1748 ईस्वी में निज़ाम का मृत्यु होता है हैदराबाद। तो इसके बेटे और इसके पोते, इसका निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह का बेटा रहता है नासिर जंग, ये इसका बेटा रहता है, और इसका पोता रहता है मुजफ्फर जंग। ये दोनों उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए आपस में लड़ते हैं। फलस्वरूप इसी का फायदा फ्रांसीसी और अंग्रेज उठाता है और चाहता है कि इसी मुद्दे को बना करके हम अंग्रेज को परास्त कर दें, और अंग्रेज चाहता है कि हम फ्रांसीसी को परास्त करके एक छत्र राज भारत में व्यापारिक क्षेत्र में करने लगे। फलस्वरूप देखिएगा कि यहाँ पे दो गुट बनता है, एक फ्रांसीसी का गुट, दूसरा अंग्रेज का गुट। फ्रांसीसी गुट में रहता है चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, जो कि इसका पोता होता है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह का। दूसरा गुट होता है अंग्रेज का, जिसमें अनवरुद्दीन और नासिर जंग रहता है, जो कि इसका बेटा रहता है। तो ये दो गुट काम करता है, एक अंग्रेज गुट और एक फ्रांसीसी गुट। इस प्रकार से हम देखें तो ये युद्ध कई चरणों में होता है, और यहाँ पे डुप्ले लीड की स्थिति में होती है। जैसे मसूलीपट्टनम को ये जीत लेता है, पांडिचेरी पर कब्जा कर लेता है, और कृष्णा से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को यहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। किसको? तो डुप्ले बहुत चतुराई के साथ यहाँ पे भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करता है, और इतना ही नहीं कई सारे क्षेत्रों को ये जीतता है, और कई सारे क्षेत्र इसको राजा देता है कि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा क्षेत्र आप ले लीजिए। अर्थात सहायक संधि का जन्मदाता भारत में अगर कहें तो वो कोई और नहीं बल्कि डुप्ले ही होगा। यानी कि सहायक संधि के माध्यम से बहुत सारे राज्य को अपने में ये मिला लेता है, बहुत सारे क्षेत्र को ही अपने में मिला लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके स्थान पर यही जब जीत रहा होता है तो वहाँ का सरकार फिर गोडेहो को भेज देता है यहाँ का गवर्नर बना करके। यही एक गलती हो जाता है अंग्रेज की सरकार से। और जब ये आता है अंतिम रूप से 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होता है, और ये युद्ध 5 वर्ष तक चलने के बाद 1754 ईस्वी में युद्ध की अंत हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं ये जो युद्ध जब अंत होता है तो कहता है कि एक दूसरे के क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। दूसरा बात, भारतीय राज्यों के कार्य में कोई अंग्रेज ना तो कोई फ्रांसीसी हस्तक्षेप करने की जरूरत करेगा, और फलस्वरूप 1754 में पांडिचेरी की संधि के तहत युद्ध का अंत होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। बात अब करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध का, जो कि 58 से लेकर के 63 साल तक, मतलब 1763 तक चलता है। कुल मिलाकर के ये भी 5 ईयर तक चलता है, और कई चरणों में ये होता है। यहाँ पे पृष्ठभूमि की बात करें तो उस समय ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है विश्व पटल पर, अर्थात यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, और उसी का एक्सटेंशन होता है भारत में। और ये यहाँ पे फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा होता है, इंग्लैंड जो है पर्सा को सपोर्ट कर रहा होता है, और वही मुद्दा भारत में आता है और फलस्वरूप युद्ध हो जाता है। इस प्रकार हम देखें अब गोडेहू की जगह पे यहाँ का गवर्नर बना के भेजता है काउंट डी लाली को, और ये काउंट डी लाली बहुत आक्रामक नीति को अपनाता है। फ्रांसीसी सरकार हम देखते हैं कि गवर्नर अगला नियुक्त कर देता है काउंट डी लाली को, जो कि बहुत आक्रामक होता है, और ये यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड ये किला होता है, और इस पे ये कब्जा कर लेता है और ये जीत रहा होता है। वहीं पे हम देखें तो क्लाइव, फिर एडमिरल जो होता है ये सेना अधिकारी होता है जल सेना का, फिर वाटसन, ये सभी मिल करके क्लाइव, पेकॉक और वाटसन कई क्षेत्र को जीतता है, साथ ही चंद्रनगर को भी अपने कब्जा में कर लेता है। तो एक तरफ जहाँ पे काउंट डी लाली फोर्ट सेंट डेविड को जीतता है, वहीं जगह क्लाइव जो है चंद्रनगर को जीतता है, और दोनों जीत रहा होता है। लेकिन होता क्या है, इससे पहले यानी कि 1707 की घटना का बात करें तो 1707 ईस्वी में अंतिम प्रहार करता है अंग्रेज फ्रांसीसी पर, और ये होता है यहाँ पे बांडीवास की लड़ाई। बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज जो है फ्रांसीसी को बहुत बुरी तरीक़ा से पीट देता है, और यही जो है युद्ध का निर्णय यहाँ पे हो जाता है। बांडीवास की लड़ाई में
पूर्ण रूपेण देखें तो ये फ्रांस जो है यहाँ पे हार जाता है अंग्रेज के साथ। और अंतिम रूप से 61 में हम देखते हैं कि अंग्रेज पांडिचेरी, माही, जिंजी और भी कई सारे क्षेत्र पे अंग्रेज अपना अधिकार कर लेता है। रही कहीं कसर जो होता है फाइनली रूप से 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत ये जो युद्ध होता है ये युद्ध अंत हो जाता है, अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत युद्ध अंत होता है। और हम देखते हैं कि ये जो 20 वर्षों का काल होता है, 20 वर्षों का काल जो कि शुरुआत होता है 1746 ईस्वी में और चलता है 1763 ईस्वी तक, ये जो 20 वर्षों के आसपास का जो कालखंड होता है, इस 20 वर्ष में ये निर्धारण हो जाता है कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, बल्कि भारत पर शासन अगला जो होगा वो केवल और केवल अंग्रेज ही सर्वे सर्वा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे इन होता है। देखें ये जो 20 वर्षों में फ्रांस सरकार ने क्या ऐसा काम किया या यहाँ पे गवर्नर ने क्या ऐसा काम किया जिससे यहाँ पे फ्रांसीसी हार गया। तो हार का कारण की अगर हम चर्चा का बात करें तो यहाँ पे कई सारे कारण निकल के आता है। पहला कि फ्रांस की कंपनी जो होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी है। दूसरा सैनिक योग्यता, सैनिक क्षमता कंपेरेबली जो है वो कमजोर है फ्रांसीसी का अंग्रेजों की तुलना में। यहाँ पे दूरदर्शिता खास करके वहाँ की सरकार का बात ले लें और साथ ही कंपनी का जो संचालक मंडली होता है उसका बात ले लें, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसका बात ले लें, तो ये यहाँ पे ज़्यादा दूरदर्शी होता है अंग्रेज का, जबकि फ्रांसीसी की कंपनी की जो गवर्नर है या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो यहाँ पे इस प्रकार से दूरदर्शी नहीं रहता है। यही जो मेन कारण है ये फ्रांसीसी कंपनी की हार का कारण बनता है। और अंतिम रूप से 3 कर्नाटक युद्ध के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि भारत पर शासन कौन नहीं करने वाला है, और अकेला एक अंग्रेज जो होता है वो बंगाल से लेकर के नीचा में कन्याकुमारी तक, और फिर हम देखते हैं कि इस सूरत तक, बंगाल से लेकर सूरत तक, और उत्तर में हम देखते हैं और दक्षिण में देखते हैं तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो एक क्षेत्र रहता है फ्रांसीसी का, संपूर्ण क्षेत्र पर ये शासन करने लगता है। इस प्रकार से अगर एक बार रिकॉल कर लें तो देखिए फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच प्रतिस्पर्धा में कुल मिलाकर के 3 युद्ध होता है जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे की लड़ाई कहते हैं जो कि 46-48 तक होता है। यहाँ पे एक्स ला सापेल की संधि के तहत युद्ध अंत होता है 1748 में, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन बना था अंग्रेज को क्या मिलता है तो मद्रास, और फ्रांस को क्या मिलता है लीवर, कहाँ पे है अमेरिका में। दूसरा कर्नाटक युद्ध का बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर के 54 तक होता है। संधि होता है 1754 में पांडिचेरी की संधि और युद्ध का अंत होता है, डेट सेट। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 58 से 63 तक। यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध जो है उसका विस्तार होता है सप्तवर्षीय युद्ध का, और 1763 में पेरिस की संधि होता है, युद्ध अंत होता है, अंग्रेज फाइनल रूप से जीत जाता है। एक वांडीवास की लड़ाई याद रखिएगा 1760 ईस्वी में होता है, और अंतिम रूप से फ्रांस यहाँ पे पराजय हो जाता है। ये था मेरा आज का टॉपिक, स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।